शुरू से एक यूनिफ़ॉर्म को देखने का चाव रहता है कि यार मैं तो बचपन से यही सब देख रहा हूँ। तो एक पैशन क्रिएट हुआ कि ये गलती मत करना क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है। बट सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हुई है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन कि मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमेशा सीएससी को दिया। पर्टिकुलरली एक तैयारी करनी होती है, वो नहीं की कभी भी उस लहज़े में या उस सीरियसनेस और उस अटेंशन के साथ। डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज सक्सेस नहीं मिली या कल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन आप अच्छा करोगे, जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, जस्ट प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। कभी भी सेकंड ऑप्शन या बैकअप प्लान के बारे में थॉट्स मत लाओ। जब जिस चीज को कर रहे हो उसको परफेक्टली करो, नहीं हो तो शिफ्ट हो जाओ। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। सो आपको पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फाइनल रिजल्ट 2022 का आ चुका है और आपको ये भी पता है कि काफी सारे टॉपर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ के आपको एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं इनसे सीखें और समझें कि किस तरीके से मेहनत करके आप इस कैटेगरी में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। राइट। सो आज मेरे साथ जुड़े हैं दुष्यंत, जिनका रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 76 आया है। और मैं इनके बारे में एक कमाल की बात बताता हूं कि 2020 में भी ये इन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था, बट ये मेरिट आउट हो गए थे और उसके बाद 21 में इन्होंने दोबारा से पेपर दिया तो 2 नंबर से ये रह गए थे, दोबारा से रिजेक्ट हो गए। फिर 2022 में दोबारा से इन्होंने जो है पेपर दिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और फाइनली ये सिलेक्ट हो चुके हैं। ही इज नाउ सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट। तो बहुत ही कमाल की चीजें इनके बारे में है। तो डायरेक्टली चलते हैं दुष्यंत के पास। और दुष्यंत, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर। अच्छा, तो दुष्यंत मुझे ना पहले तो अपना बेसिक इंट्रो दीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आपसे रिलेट कर पाए कि भाई दुष्यंत यहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दुष्यंत अपने बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, स्कूल एजुकेशन के बारे में बताइए। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है, नजफगढ़ एरिया एक, हाँ जी। उसका एक गांव है विलेज पपरावट, वहाँ अच्छा। से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी मम्मी 8th पास है और पापा 10th पास है। अच्छा, हाँ ठीक जी। है। देन मैंने वहीं के एक प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग की है। और मेरे पेरेंट्स, पापा मम्मी हाउस मेकर है एंड पापा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट से शुरू किया है उन्होंने। ओके। बट मेरे दादाजी भी दिल्ली पुलिस में थे एंड अभी मेरे चाचा एंड मेरे भाई भी सर्विंग है। फ्रॉम द लास्ट 3 जनरेशंस वी आर सर्विंग इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, हाँ जी। राइट। तो बट सभी ने कांस्टेबलरी से शुरू किया एंड अभी पापा एंड चाचा सब इंस्पेक्टर एंड भाई कमांडो है इन दिल्ली पुलिस। अरे वाह। हाँ जी। बट वही है, शुरू से एक यूनिफॉर्म को देखने का चाव रहता है कि यार मैं तो बचपन से यही सब देख रहा हूँ। तो एक पैशन क्रिएट हुआ कि ये यूनिफॉर्म भी मेरे लिए बनी है। बट मैं शुरुआत से ही पापा मम्मी को बोलता था कि मैं भी फोर्स ही ज्वाइन करूंगा, बट विद हायर स्टार्स एंड विद हायर रैंक। एंड थ्रू दिस एग्जामिनेशन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अचीव कर पाया हूँ, एटलीस्ट एट सम हायर रैंक। और एंड स्कूलिंग मैंने साइंस साइड से किया था, पीसीएमबी मेजर के साथ, एंड स्कोर वाज लाइक 91 परसेंटाइल। एंड देन ग्रेजुएशन किया मैंने केमिस्ट्री ऑनर से रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आईआईटी गुवाहाटी गया एंड देन आई स्टार्टेड विद माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जर्नी। वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आप ताल्लुक रखते हैं यार। मतलब मैं एक बार थोड़ा सा इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके जो फादर हैं, राइट, ही इज राइट नाउ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। Yes. ओके। बट मुझे उनके बारे में बताइए कि भाई कितने साल वो कांस्टेबल रहे, कितने साल हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद आगे का उनका बताइए। मेरे पापा सर 24 की एज में आई गेस कांस्टेबल की पोस्ट पे आए थे अच्छा। एंड राइट नाउ ही इज अराउंड 58। ओके। तो उन्होंने अराउंड 50 इयर्स तक मतलब कांस्टेबल की पोस्ट पे काम किया। देन एमएचए की एक पॉलिसी आई है कि उसमें 16 इयर्स तक सर्व करने पर ऑटोमेटिकली प्रमोशन दे प्रमोट देंगे हो वो। जाता है। तो उनको एक साथ 2 प्रमोशन मिले, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई। एंड अभी उनको रिसेंटली एक और प्रमोशन मिला है सब इंस्पेक्टर का। अच्छा। तो मैंने तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पापा को कांस्टेबल की ड्रेस में ही देखा था। ओके। सो अभी रिसेंटली ही गॉट प्रमोटेड एज अ सब इंस्पेक्टर। अरे वाह।
तो इनके पिताजी जो है वो 2 स्टार्स अपने कंधे पे लगाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम करते हैं। Yes. जनरली ऐसा ही होता है ना, जब कोई दिक्कत आती है तो किसी को बोलना है भाई मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, या किसी को अगर दिक्कत है, परेशानी है, वो सबसे पहले पुलिस का नाम लेता है। बिल्कुल। तो वही इनके फादर ने भी सर्विस किया अपने जिंदगी में, और इनका जो बेटा है वो भी इसी कैटेगरी में जा रहे हैं, इसी कैटेगरी, बिकॉज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सो यू आर अल्टीमेटली सर्विंग एज अ पुलिस फोर्सेस का एक ऑफिसर के उसके अंदर ही सर्व कर रहे हैं, और ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई मेक सच वीडियोस एंड व्हाई आई इनवाइट सच पीपल, बिकॉज ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे साथ एक स्टूडेंट जुड़ा है जो कहता है सर मैं इस बार मेरिट आउट हो गया। उसके फादर भी कांस्टेबल हैं, और बट ही सेड कि सर अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट सोच रहा हूँ देने का, और मैं पूरा जोर लगा दूंगा। उसने एक वीडियो देखी थी जो मैंने एक टाइम पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें एक बच्चे के पिताजी जो है वो किसी आंध्र पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की पोजीशन पे थे। तो उसने वो वीडियो देख के सोचा कि नहीं, ये तो मेरा अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। और सेम अप्लाइज टू यू आल्सो दुष्यंत, एंड यू एक्चुअली मेड योर पेरेंट्स प्राउड, एंड नॉट योर पेरेंट्स बट होल ऑफ योर फैमिली। क्योंकि एक इंसान को देख के दूसरा इंसान सीखता है। अब आपकी जनरेशन में, अब आपने वो पड़ाव पार कर दिया है जहां पे अब आपके फैमिली में ये इंसान नहीं सोचेगा कि मेरे को सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बनना है। ही विल बी थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, दैट यू हैव स्टार्टेड दिस कंप्लीट एंट्री। सो दुष्यंत, मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतने सारे अटेम्प्ट्स लिए, जैसे 2020 में लिया, 21 में लिया, 22 में लिया, तो कोई ऐसी गलती जो आप नहीं करना चाहते, मतलब आपने की क्योंकि आपको नहीं पता था, लेकिन स्टूडेंट है जो नया है, तो आप वो गलतियों के बारे में बताइए कि बेटा ये गलती मत करना क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है। तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर जैसे तो जब 2019 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में पता ही नहीं था। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। ओके। एंड देन आई गेट टू नो अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल कि यहाँ से भी एक इक्विवेलेंट आईपीएस जॉब मिलती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट मिलती है। तो मैंने इसके लिए पढ़ना शुरू किया। बट सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हुई है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सीएससी को दिया, और सीएपीएफ के लिए एक जो पर्टिकुलरली एक तैयारी करनी होती है वो नहीं की कभी भी, उस लहजे में या उस सीरियसनेस और उस अटेंशन के साथ। ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें। हम किसी भी एग्जाम को ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए उसके एग्जाम पैटर्न को समझना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में थोरो एनालिसिस करके उस एग्जाम में बैठना चाहिए। और एटलीस्ट सीएपीएफ इज प्रोवाइडिंग अस दिस मच अपॉर्चुनिटी, सो उसको इतना टेंशन तो मिलना चाहिए कि उसके लिए एक सीरियस अटेम्प्ट हो। एटलीस्ट गिव इट अ सीरियस अटेम्प्ट, एक सीरियस अटेम्प्ट, एंड आप पहले अटेम्प्ट में बन जाओगे। यस। आप एक सीरियस अटेम्प्ट दो, डोंट टेक इट एज अ बैकअप ऑफ सीएससी। आप एक सीरियस अटेम्प्ट सीएपीएफ का दो, एंड आई कैन अश्योर यू विल बी सिलेक्टेड एज अ असिस्टेंट कमांडेंट, एंड आपको फिर इसके बाद पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि एक तो बात ये भी होती है कि आप आईआईटी से पढ़े हो, राइट? तो एक आईआईटी वाले का लेवल जो होता है वो ये सोचता नहीं है कि भाई मैं सीएससी से नीचे उतरूंगा। लेकिन ठीक है, आपने ये सोचा कि चलो मैं सीएससी का अटेम्प्ट दे रहा हूँ और मुझे एक सपोर्ट तो चाहिए, एक बैकअप ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो आपने उस बैकअप ऑप्शन को साथ में चलाया, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू गॉट टू नो कि यार दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, लेट्स गो, एंड सिंसियरली इसके लिए भी एफर्ट लगाते हैं। तो सीएपीएफ आपने 2022 में बहुत सिंसियरली आपने एफर्ट्स लगाए और आपका सिलेक्शन भी हुआ। मुझे ये बताइए कि जो बच्चा एक फर्स्ट स्टेज के अंदर है, मतलब बिगनर है सीएपीएफ के बारे में, उसको पता है सीएपीएफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब पता है, लेकिन अबाउट दी रिटन एग्जामिनेशन की अप्रोच के बारे में, तो रिटन एग्जाम को अप्रोच कैसे किया जा सकता है अगर एक बिगनर बच्चा जो है कैसे अपनी शुरुआत करे? सर पेपर 2 के लिए मतलब मेरी तो 2020 से यही एक स्ट्रेटेजी रही है कि पहले तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको आप कहीं से भी न्यूज़पेपर सोर्स, थ्रू आरएसटीवी डिबेट्स, कोई भी ऐसा सोर्स आप फॉलो कीजिए जिससे आपके पास एक नॉलेज बेस क्रिएट हो। हमारे पास जनरली 90% लोगों के पास, 90% एस्पिरेंट्स के पास वो नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज हम उसके लिए पेपर 1 के लिए भी पढ़ ही रहे हैं। तो हमारे पास एक
एक्यूमेन क्रिएट हो जाता है, एक इंटेलेक्ट क्रिएट हो जाता है कि वी विल राइट डाउन सच पॉइंट्स। बट हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम स्टार्ट नहीं करते लिखना। हम कभी भी पेन नहीं उठाते, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर मैं इस पे लिखूं तो क्या लिखूंगा। बस एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और सोचेंगे कि अगर इस पे कोई टॉपिक आएगा तो आई विल राइट दिस पॉइंट। वी विल नेवर स्टार्ट राइटिंग कि अब लिखते हैं। तो मेरी सबसे पहली ये अप्रोच थी कि मैंने लिखना शुरू किया। नो मैटर कितना गंदा लिख रहा हूं, जस्ट लिखना है। चाहे मैंने एडिटोरियली पढ़ा, उसी को अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दिया कि कितने पॉइंट्स मेरे पास रहे। फिर धीरे धीरे मैंने तरीके ढूंढे कि हाउ टू प्रेजेंट आइडियाज। जैसे नॉलेज है, सिर्फ इशू बेस पे लिख दें, या एक एनेक्डोट शुरू करें, राइट, या एक कोट बेस पे शुरू करें, या पेस्टल फ्रेमवर्क में लिखें। तो मैंने वो पढ़ा, और सिविल सर्विस में जैसे 2 ऐसे होते हैं, सीएपीएफ में 4 ऐसे होते हैं। तो 4 ऐसे हमें लिखने होते हैं। तो मैंने एक न्यूनेस लगाई, यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश की कि मैं चारों ऐसेस को 4 नए फॉर्मेट में लिखूंगा। फर्स्ट इज इशू बेस, सेकंड इज विद पेस्टल फ्रेमवर्क, थर्ड इज विद एनेक्डोट, एंड फोर्थ इज विद कोट। ताकि एग्जामिनर को यह पता हो कि मैं चारों ऐसे अलग लहजे से लिख रहा हूं, एक मोनोटोनस नहीं लगे एग्जामिनर को। और अगर मोनोटोनस नहीं लगेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो एग्जामिनर का ऐसे पढ़ने में जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो ऐसे पढ़ेंगे तो दे विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स। तो वो शायद रिफ्लेक्ट भी हुआ मेरे मार्क्स में। 2020 में आई स्कोर्ड 105 इन पेपर 2। एंड यही मैंने एक स्ट्रेटेजी थोरोली अप्लाई की कि जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जहां पर आपको पता है कि लोग सिर्फ इशू बेस लिख रहे हो, क्योंकि 300 वर्ड्स में लिखना है आपने ऐसे। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू कि मैं सिर्फ जो पूछा है उसको आंसर कर दूं, लाइक जीएस आंसर्स, कि पहले इंट्रो लिखते हैं, देन बॉडी लिखते हैं, देन कंक्लूड कर देते हैं और खत्म हो गया आंसर। फिर ऐसे और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या रहा? यस यस यस। अगर आपने सिर्फ इंट्रो, प्रोज, कॉन्स एंड देन कंक्लूड करना है, तो आर्गुमेंट वो अलग से क्यों पूछ रहे हैं? वो सिर्फ ऐसे ही पूछ लें या आर्गुमेंट ही पूछ लें। तो वो कुछ एक यूनिकनेस ढूंढ रहे हैं कि आर्गुमेंट के बारे में बच्चा कैसे लिखता है और एसे के बारे में बच्चा कैसे लिखता है। एसे इज नॉट अबाउट चेकिंग दी नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटिंग योर नॉलेज, कि आप कैसे उस चीज को एक अच्छे लहजे में लिख रहे हो, ताकि कोई छोटा बच्चा भी उसे पढ़े तो कैसा फील करे, और एक मैच्योर इंडिविजुअल पढ़े तो भी उसको कैसा फील करे, उसको वो क्लैरिटी हो रही है वो ऐसे पढ़ के। तो मेरा बस यही एक अप्रोच रहता था कि मैं वो क्लैरिटी, वो यूनिकनेस, वो क्रिएटिविटी अपने ऐसे में लेके आऊं कि जस्ट कोई पढ़े मेरा ऐसे। राइट। तो मेरा शुरू से सर यही रहता था कि अच्छे से लिखना है, और वो एक यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए मैंने मेहनत भी की। राइट। मतलब आपने बोला पेपर 2 के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पेन उठा के लिखना है। राइट, क्योंकि नॉलेज तो ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो नॉलेज है दैट रियली मैटर्स, राइट। और बाकी आपने ये बोला कि जो ऐसे है उसमें 4 ऐसे आ रहे हैं, तो उसको इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से लिखिए, मोनोटोनस मत लिखिए, राइट। ये तो पेपर 2 की बात हो गई। पेपर 1 के बारे में बताइए कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी यार, पेपर 1 में क्या फंडामेंटल है, इन बच्चों को बता दीजिए। वैसे हम तो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में तब भी बात नहीं बनती है, और फिर ये बोलते हैं कि सर पेपर में इतना मार्क्स आ रहा है, क्या हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं इनको क्लियरली ये बताता हूँ, ये समझाता हूँ कि बेटा इफ यू वांट टू सिट टू दिस पर्टिकुलर सीट, यहाँ पे सिलेक्शन वाली सीट है ये हमारी, यहाँ पे बैठना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको वो, जैसे मान लीजिए 125 कट ऑफ है, तो बच्चा कह रहे सर मेरे ना 126 मार्क्स हैं, तो मैं हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, राइट। सपोज कि हाँ मान लीजिए 125 जा रही है, तो 126 से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम सरप्लस मार्क्स लाने हैं। आप 150 मार्क्स लाइए, 160 मार्क्स लाइए, तब फील होके जो है आगे की प्रोसेस कीजिए तैयार। तो बच्चा नहीं समझता, ये सोचता है कि चलो चलता रहेगा। आई वॉन्ट यू थोड़ा सा इनको स्ट्रिक्ट करके आप बताइए कि बेटा रियलिटी ये है, यू हैव टू स्टिक टू द फंडामेंटल्स, रिवाइज इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट। व्हाट इज योर? सर मैंने शुरुआत जब की थी तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यूज एनालाइज किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि कोई भी मेरे पास जो बुक सोर्स है, पहले तो मैंने पीवाईक्यूज उठाए, उससे देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, हाँ जी, उससे मेरा वो कुछ समझ में आ रहा है। एक थीम्स पकड़ में आई क्वेश्चंस की कि इस थीम से क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क हो रहे हैं। तो जब फिर मैंने अपने सोर्सेज फिक्स किए। बेसिक इज एनसीईआरटी, यस, ओके, द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट रिक्विजिट सोर्स इज एनसीईआरटी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की। तो अगर आपने एनसीईआरटी से कोई भी चीज पढ़ी है और आपने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी इज ऑलवेज फॉलोइंग द एनसीईआरटी। यस अगर आपको कहीं भी डिबेटेबल टॉपिक होगा या डिबेटेबल क्वेश्चन होगा, उस पर जो एनसीईआरटी में लिखा है वो यूपीएससी के लिए फाइनल आंसर होगा। जैसे हमारे टाइम में 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 0.5 to 9 इज द बोर एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन था, कुछ हाँ हाँ हाइड्रोजन एटॉमिक राइट रेडियस। राइट राइट तो उसका एनसीईआरटी में लाइन दी हुई थी और यूपीएससी ने उसी को एग्जैक्ट आंसर माना, जबकि वो डेविएटेड था एग्जैक्ट वैल्यू से। लेकिन यूपीएससी इज ओनली स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी। जब हमें ये पता है कि यहीं से पेपर आना है, तो हम उसी को बेस्ट कर लें। यस हमें सबसे बेस्ट चीज इस एग्जाम की क्या है, हमें पता है ये चीज है, ये क्वेश्चंस है, ये प्रिपेयर करना है और सिलेक्शन लेना है। बट हम क्या है, ये स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, यार वो बता दे, कुछ ऐसे नोट्स दे दो, कुछ ऐसा तरीका बता दो। दिस इज द स्ट्रेट पाथ, यही सब तरीका बताते हैं। बट वो है ना, जो आसानी से मिल गया उसका क्या फायदा। कुछ ऐसा बता दो टाइप कि यार तू ऐसा बता दे जो मैं कर दूं, नहीं। यही है, करना सबने यही है। सिलेक्शन इसी पाथ से होगा, एनसीईआरटी से होगा, पीवाईक्यू से होगा, बैक टू बैक मॉक से होगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके अलावा कहीं भी घूमते रहो, अल्टीमेटली यही पाथ है, इसी को फॉलो करना है। आपको अपने अनुसार उनको पढ़ना है, अपने अनुसार स्ट्रेटेजी बनानी है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, वो मेरे लिए फायदेमंद है। जैसे मैं वर्किंग एक्सपीरियंट था, तो मेरे को टाइम लिमिटेड था, तो मुझे उसी के अनुसार अपने आप को एनालाइज करना था, उसी के अनुसार अपने आप को पढ़ना था। लेकिन किसी के पास फुल टाइम वही करना है, तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो सबको अलग अलग तरीके से अपने अनुसार स्ट्रेटेजी। यू कैन इंस्पायर फ्रॉम अदर्स। जैसे मैं भी टॉपर्स की आंसर शीट्स देखता था, चाहे वो सीएससी के हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशंस के हो। मैं भी उनके जैसे अभी मैं इस साइड पे हूँ टेबल के, तो मैं भी उस साइड पे देखता था आंसर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह। आपके मैंने खूब मॉक इंटरव्यूज देखे, आपके साथ 2020 से मैं हूँ। तो वो देखते थे तो अच्छा लगता था कि यार मेरा भी सिलेक्शन होगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी इस तरफ जा सकता हूँ। और इस तरीके से तैयारी करो, बट फॉलो करो बेसिक को। जो मेरे पास है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी 9-10 की साइंस की पढ़नी है, 11-12 की थीम्स पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक मैक्रो बहुत जरूरी है, एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर सकते हो विद दी एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी पढ़कर। तो आपको सबको पता है सर ये बातें। Each and every aspirant which is preparing for this examination knows this very well. Yes. But each and every individual wants कि कुछ ऐसा बता दे जिससे क्लियर हो जाए। This is the way. This is the thing which you have to follow. कर सकते हो तो कर। वेरी वेल सेड यार। मतलब मैं भी बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा नहीं करता है, बच्चा करता है, लेकिन उसको और शिद्दत से करने की जरूरत है, क्योंकि रिसोर्सेज आर फंडामेंटल्स। यू हैव टू स्टिक टू योर रिसोर्सेज एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अगर मैं दुष्यंत से बोलूं कि भाई आपकी लक्ष्मीकांत आप दिखाइए, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि लक्ष्मीकांत दुष्यंत ने कोई 10, 15, 20 बार तो पढ़ी होगी। उसको अंडरलाइन किया होगा, उसको हाईलाइट किया होगा, उसको मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करूं तो मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़ी होगी, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो देखिए सब कुछ रास्ता साफ है, बट द पॉइंट इज, वही बात कही जाती है ना, जिंदगी सबके पास है, लेकिन उसको जीने का तरीका अपना ही निकालना पड़ता है और अपने हिसाब से उसको इवॉल्व करना पड़ता है। तो यही है कि देखिए कंपटीशन तो बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन यार कम नहीं हो रहा। वैकेंसीज भी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, लेकिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो उस कंपटीशन में आपको सबसे पहले दो चीजें, जो रास्ता है वो तो क्लियर हो गया, दूसरा है अपने अंदर विश्वास कि मैं कर सकता हूं, और अपने अंदर से जो है वो आवाज निकालो कि भाई मुझे करना है। आपका वो वाई जो है वो निकलना चाहिए। दुष्यंत ने इतने सारे फेलियर्स देखे। आईआईटी से पढ़ने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आईआईटी से पढ़ने के बाद आप अपनी अच्छी लाइफ नहीं कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के कठिन पथ पे चल रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप जॉब भी उतना एफर्ट नहीं लगा सकते और पढ़ाई भी साथ चल रही है, तो कैसी लाइफ है? लेकिन ही डिसाइडेड टू जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ हिज वाई। तो वो वाई जो है आपको भी ढूंढना है। दुष्यंत, फिजिकल, मेडिकल या इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर फिजिकल एक्चुअली ड्यूरिंग 2020s attempt
मैं पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल स्टिल था चेयर पे, तो मैंने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया था हाँ। और फिज़िकली इतना खेलना-वेलना कुछ था नहीं, तो बिल्कुल स्टिल हो गए थे, तो बॉडी मूवमेंट में भी पेन होने लग गया था कि नहीं हो रहा है अब। तो फिर उसके लिए इ लगता है सबको बहुत आसान है फिज़िकल, लेकिन जो हार्डकोर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए वो उतना भी कर पाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम नहीं, पे। इट इज चैलेंजिंग, इट हाँ। इज चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई 50% रिजेक्शन होता है रिजेक्शन हो बच्चों रहा है, का। बिल्कुल। हाँ, और इसको कोई देख नहीं रहा है कि नहीं सबको देखना। ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है। हाँ। नहीं है आसान। हम्म, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और ओवरवेट हो जाते हैं हम जनरली, भाग नहीं पाते हैं, और वो तो उसके लिए अभी जैसे एग्जाम हुआ है, कट ऑफ के पीछे भागने की बजाय आप ये देखो कि एम आई दैट मच कैपेबल कि कल मेरे पास पीईटी आएगा तो मैं वो फॉलो या क्लियर कर पाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। अब हम इन 3 महीने को लगा देंगे कि चलो स्पेकुलेट करते हैं रिजल्ट को, 120, 125, 130, इस कैटेगरी के लिए ये, जनरल के लिए ये, हाँ, ऐसे हाँ। करने, बस इसमें टाइम वेस्ट कर देंगे। हाँ। फिर वो ओवरवेट रहेगा, या अब तो जैसे री मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे बुला लेते हैं, आपको आगे आगे टाइम नहीं मिलेगा। जब आप वो क्लियर करके अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ोगे और आपको लगेगा यार पीईटी और एमएसटी में फेल नहीं होना चाहिए, वहां पर रिजेक्शन, क्योंकि 50% इज द रिजेक्शन रेट एज यू हैव टोल्ड, यस यस। तो 50% लोग रिजेक्ट हो रहे हैं वहां भी, तो उनको बहुत बुरा लगता है उस स्टेज पर, क्योंकि उस टाइम पर आप ये सोचते हो यार ये तो मेरे हाथ में था। चलो कह देते हैं आजकल की पेपर अजीब आया तो बबल इधर भर दिया उधर भर दिया, जैसे मैं अभी बहुत बोलता हूँ कि 0.67 से मैं 2 बार सीएससी फेल हुआ, लेकिन वो चलो हम कर सकते हैं, लेकिन अपना वेट रिड्यूस करना, भागना, फिजिकल एंड्योरेंस क्रिएट करना, दिस इज इन आवर हैंड। और यूपीएससी उसके लिए टाइम भी देता है। यस देता है। एग्जाम के बाद आप दिसंबर नवंबर के अराउंड आपका होगा, तो अगस्त से लेकर नवंबर अराउंड 5-6 मंथ्स बचते हैं। हाँ। आप 5-6 मंथ्स में लीन भी हो सकते हो, यस एटलीस्ट इतने की ओवरवेट ना दिखो। यस यस। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सब नहीं फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे। इनफैक्ट उम्र भी ऐसी है कि उम्र बंदे को फिट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, है ना, हाँ। बट उसमें भी रिजेक्शन आते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि एक हमारी जो सोसाइटी है उसने एक फियर क्रिएट कर दिया है कि देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, और आप तभी निकाल पाओगे, अगर तू थोड़ा घूम फिर रहा है तो तू कुछ नहीं कर सकता। ये एक चल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग रहो। यस। सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करो दिन में। आपको ये लगना चाहिए मेरे 8 घंटे प्रोडक्टिव हो गए, अब मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ ना कुछ अपने फिजिकल पे ध्यान देना। जरूरी नहीं कि वो पीईटी की वजह से आपको ध्यान देना चाहिए, आपको फिट रहना है, ये आपकी हेल्थ इज द की। आप जब हम इस चीज को सबसे लास्ट में रखते हैं कि यार नहीं, लेकिन वो सबसे पहले होनी चाहिए। और ये हम एस्पिरेंट्स लोग इसको सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ड्यूरिंग आवर कॉम्पिटिटिव जर्नी, जो नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने फिजिकल के लिए, नॉट फॉर दिस एग्जाम, आपको फिजिकली फिट रहना ही चाहिए। रहना ही चाहिए। हाँ, ये तो भाई अगर फिजिकली फिट है बंदा तो ऑब्वियसली वो बंदा बेटर परफॉर्म कर पाएगा अपनी स्टडीज के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कोरिलेटेड चीज है। हाँ जी। तो फिजिकल मेडिकल सिलेक्ट हो गए आप, उसके बाद और आपका बनता भी है भाई दिल्ली पुलिस का जो पीछे से चल रहा है ट्रेडिशन शुड बी लाइक दैट। इंटरव्यू की बात बताइए, 2020 में ऐसा क्या हुआ कि इंटरव्यू में इतने कम आ गए? 76 मार्क्स आए, राइट? यस। तो और 2022 में यू स्कोर डिसेंट मार्क्स, 98 इज अ डिसेंट मार्क्स। Yes. तो ऐसा क्या शिफ्ट कर दिया आपने, बताइए इसके बारे में। सर 2020 में जैसे सबसे पहले मैंने जो मॉक इंटरव्यू दिया था वो आपको ही दिया था। हाँ जी। तब आई वाज नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उस बैकग्राउंड से आए नहीं है, हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब बोलते हैं। हाँ जी। तो और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ कि नहीं इतना फ्लुएंसी होती है। तो मैंने सोचा कि हमें वहाँ पे अपनी इंग्लिश का टेस्ट तो दिखाना नहीं है, हमें बस कन्वे करना है मेरे थॉट प्रोसेस या मेरे व्यूज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है। तो मैंने हिंदी को एज अ लैंग्वेज चूज किया और मैंने सभी मॉक इंटरव्यूज दिए हिंदी में। इवन मुझे याद है आपके साथ एक आईपीएस ऑफिसर थे, शायद आपने 1-to-1 मॉक लिया था मेरा, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि आप कुछ बड़ा करोगे अपनी लाइफ में, एंड आई वाज दैट मच हैप्पी कि इतना कॉन्फिडेंस, मतलब विद दिस 20-25 मिनट्स में उन्होंने मतलब कि यू आर बेस्ट, एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड उनके रिस्पॉन्स से कि यार अब तो मैं इंटरव्यू निकाल लूंगा, क्या है मेरे लिए, कुछ नहीं है।
और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था मॉक्स में उस टाइम पर। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा जैसे चौबे सर का पैनल आ गया एंड मेरे को बस मैंने एक इंग्लिश में लाइन याद की थी कि विद योर ड्यू परमिशन आई वांट टू गिव माय इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज एंड मेरे को वहां से यस उम्मीद थी और मेरे को अपना आंसर देना शुरू कर देना था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने ये लाइन रिपीट की, उन्होंने कर दिया नो। इसके लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ नो फ्रॉम देम। तो मैंने आई वॉज लाइक व्हाट, तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था एंड जैसे उन्होंने नो किया आई वॉज, मेरा इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। नहीं संभाल पाया। फिर ये मेरी गलती थी, हमें अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर होके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। ये बहुत अच्छा लेसन है। वो मेरी गलती थी, ट्रूली माय मिस्टेक। इट इज नॉट अ लैंग्वेज बैरियर और इट वाज नॉट अ लैंग्वेज टेस्ट। वहां पर मुझे अपना कामनेस और कंपोजर एटीट्यूड रखना चाहिए था और मुझे वहां पर उस इंटरव्यू को कंटिन्यू करना चाहिए था, चाहे मेरे को कैसी भी इंग्लिश आती थी। मैंने वहां पर अपने आप को ऐसा बेचारा प्रूव करने लग गया मैं इन फ्रंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन पुटिंग दीज मच वर्ड्स इन इंग्लिश। सो मुझे लगा जैसे सिंपैथी से वो मुझे बड़ा मार्क्स दे देंगे, लेकिन मेरे को विद इन 5-10 मिनट्स लगने लग गया था कि नहीं हो रहा है। बस मैं ये प्रे कर रहा था भगवान जल्दी से इंटरव्यू और हो जाए। लेकिन इस बार सेम वही हुआ 2022 में। अच्छा, सेम चौबे सर का बोर्ड, सेम चौबे सर का बोर्ड आ गया और वो फोबिया जैसे बाहर सेंट्रल हॉल से वहां पर पहुंचे, देखा मैंने RN चौबे सर एंड आई वाज लाइक फिर से वही सीधी सारी मेमोरीज रिकॉल होने लगी उसी पल में। तो मैं यार अब तो क्या करें, अब तो आ गया। मैंने तुरंत वहां पे 4-5 मिनट का टाइम देते हो बाहर बैठने के लिए, क्योंकि एक इंटरव्यू चल रहा होता है उस टाइम पर। तो मेरे से पहले वाले बंदे का चल रहा था और मैंने डीप ब्रेथ किया और हनुमान चालीसा पढ़ी, क्योंकि मेरे को उससे बहुत कामनेस मिलती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ी, देन मैंने रिकॉल किया कि गलतियां क्या हुई थी पिछले बार। तो फिर मेरे को एक हिंट लगी कि यार सर इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होंगे, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं सर। इट्स जस्ट आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना उनको कि मेरे को आता है या नहीं आता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैविंग दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो फिर मैंने वही शुरू किया। मेरे से पहले जो बंदा आया वो बाहर निकला एंड ही इज लाइक ऐसे शक्ल, ही वाज सिलेक्टेड एज एन ACIO इन IB। अच्छा। और उसकी शक्ल थोड़े अच्छे मतलब जेस्चर नहीं था एंड आई वाज लाइक यार खराब चल रहा है मतलब इंटरव्यू। मैं गया, मैंने सबको ग्रीट किया। मेरे को पता था वो पहले एक मोनोलॉग से शुरू करते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर ऐसे बैटन घूमेगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता होता है यू आर नॉट न्यू टू दैट पैनल। एक यूज टू वाली फीलिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मतलब कैसे आपने कंफर्टेबल कर रखा है। अगर मैं आपके साथ पहले बारे में बात कर रहा हूँ तो शायद वो हेजिटेशन होती थोड़ी। तो वो किया एंड इस बार मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, पता नहीं मार्क्स इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट अच्छा वाला कोट, बट आई वाज लाइक कि सर थोड़ी देर और बात करते हैं, मत जाने दो मुझे, मेरे को बात करनी है। फ्रॉम दैट कि मुझे प्लीज जाने दो टू कि मुझे प्लीज थोड़ी देर और बात करनी चाहिए। अच्छा। तो ये डिफरेंस आया इन दोस 2 years, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन भी खैर की एंड देन आई गेट सिलेक्टेड इन दिस। राइट। मतलब बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और दुष्यंत, आपको मैं बताऊं तो 2020 में आप अकेले नहीं थे जो इस तरीके से फंस गए थे। बहुत सारे थे जिनका मैं अभी नाम भी ले सकता हूँ। गोवर्धन जाट था, 2021 में सेलेक्ट हो गया वो दोबारा से, वो सिलेक्ट हो गए। उनसे भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि आप हिंदी में बात करिए। तो मुझे ये थोड़ा इनजस्टिस सा लगा स्टूडेंट्स के साथ, 2020 के स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन 21 और 22 में प्रॉपरली सबको मौका दिया। और मुझे ये लगता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आप ट्रेनिंग के दौरान भी सिखा सकते हो, बिल्कुल, बट जो कॉन्फिडेंस है वो आपको पकड़ के रखना है अपने साथ। शायद आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, आप बोलोगे ही नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस तो बंदे का लूज होता ही है। तो ठीक है, लेकिन 2022 में सिलेक्शन तो अल्टीमेटली हुआ। और इस वजह से अभी जो है दुष्यंत जो है एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी भी बने हैं, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा खासा जो है अपना टाइम इसमें दिया और अल्टीमेटली सफलता हासिल भी की। दुष्यंत, ये बताइए, वैसे मैं जनरली ये सवाल पहले पूछता हूँ लेकिन आपसे बाद में पूछूंगा कि जब आपको ये पता चल गया कि भाई अब सिलेक्शन हो गया, आपने मेरिट लिस्ट में चेक किया,
तो कैसे कैसे वो माहौल बना और कैसे किस किसने आपको बधाई दी और पेरेंट्स का क्या उसमें था रोल? सर जैसे मैं फ्रॉम पास्ट 6-7 months आई एम टीचिंग एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा। लुधियाना। अच्छा। तो हमारा मंडे ऑफ होता है। तो पहले था कि फ्राइडे को रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने पूरा दिन वेट किया और फ्राइडे रिजल्ट नहीं आया। यूपीएससी का तरीका है ये। मतलब इस बार यूपीएससी ने सारी हदें पार कर दी, मैं बताऊं सच में तो, क्योंकि जनरली क्या होता है 2015 16 17 में ऐसा होता था, यूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि भाई नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा उससे पहले पहले तुम्हारा रिजल्ट निकाल देंगे। वो सब मर्यादाएं तोड़ के और रिजल्ट भी तब आया जब एग्जाम हो गया, हो उसके गया नेक्स्ट नेक्स्ट डे ईयर। रिजल्ट दे दिया। यस। हाँ फिर? तो फिर मेरे को फिर पता लगा कि मंडे इज अ नेक्स्ट स्पेकुलेटेड डेट। तो आई वाज वेटिंग कि लंच में आएगा, लंच में आएगा। तो अराउंड 3:30 हो गए, मैंने लंच किया और मैं सो गया। नहीं आ रहा है आज भी, ये बकवास हो रही है। मैं सोया ही था कि 3:50 पर मेरे फोन्स बजने शुरू हो गए। मेरे दोस्त जो ओआरएन में हैं, निखिल एंड आशीष एंड हर्ष, तो इन लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई तू एसी बन गया। मतलब मैंने चेक भी नहीं किया अपना, उनके पास मेरे रोल नंबर्स थे और सब कुछ था। उन्होंने सीधा नाम सर्च किया, रोल नंबर मैच किया एंड उन्होंने मुझे बताया और मैंने सर्च किया भी नहीं कि बन गया। देन मैं नींद में एक बार गलती से, मेरे को कुछ याद था अपना रोल नंबर, मैं नींद में वो भर दिया और वो नहीं था उसमें। एंड आई वाज लाइक ये कह रहे बन गया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा इसमें। फिर मैंने रीचेक किया, मैं यस हूँ मैं लिस्ट में। फिर अब मैं अकेला था, रूम पर कोई था नहीं, वहां पर कोई किसी को पता भी नहीं था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने अपने दोस्तों को सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि हो गया, इस बार हो गया। एंड फिर पापा को बताया। पापा वाज लाइक कि अच्छा है, ठीक है। मतलब दे आर वेरी कूल कि रिलैक्स्ड कि ठीक है। भाई वाज एक्साइटेड, भाई वाज लाइक कि देखा, बोला था ना, लगा रहा है, हो जाएगा। और बिल्कुल आज प्राउड मोमेंट है तेरे लिए और ये सब कुछ। तब तक मैं, फिर हो गया वो खत्म। आई वॉज नम, अब क्या करूं, सिलेक्शन हो गया। फिर दोस्तों को बताया, सबके साथ सबके कॉल्स आने लग गए कि सब स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई असिस्टेंट कमांडेंट बन गए एंड ऑल। फिर नेक्स्ट डे मेरे दोस्त दिल्ली से लुधियाना ही पहुंच गए विदाउट नोइंग माई एड्रेस। वो घूम रहे हैं कि भाई का घर कहाँ पर है और वो पता करके पहुंच गए। दे सरप्राइज्ड मी, मुझे अच्छा लगा। अब कल आया हूँ मैं लुधियाना से, कल से अब तक कहीं ना कहीं मैं जा ही रहा हूँ सेलिब्रेशंस में, कोई बुला रहा है एंड अच्छा लग रहा है। अभी एसिमिलेट हो रहा है कि यस आई एम टू द अदर साइड ऑफ दिस पोडियम एंड अभी वो एक क्रेडिबिलिटी आ गई है वॉइस में कि यस आई कैन टेल माय स्टोरी आल्सो, माय स्ट्रगल फेज, कि सब कुछ आपको सिल्वर स्पून से या गोल्ड स्पून से नहीं मिलता, यू हैव टू अर्न इट। आई वाज द फर्स्ट जनरेशन और आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन माय फैमिली जिसने ग्रेजुएशन भी किया। वाह 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 वाह, अच्छा। एंड then that too from IIT and then जिसने ग्रेजुएशन भी की है वो भी प्रेस्टिजियस इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट से। मैंने जैसे फर्स्ट लाइन में बताया था कि मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हाँ नहीं जी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो धीरे धीरे फिर मैंने वही फर्स्ट जनरेशन जो प्रिपरेशन करती है एक ऑफिसर बनने के लिए, उसका मजा ही कुछ और है, उसका स्ट्रगल भी कुछ और है। हाँ। मजा है लेकिन उसका स्ट्रगल है। और अगर सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। जस्ट लगे रहो, किसी को फर्स्ट में मिल जाता है, किसी को सेकंड में मिल जाता है, मेरे जैसे को थर्ड में मिल जाता है। यस यस। लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता है, आपको अपने पोटेंशियल का पता है और आप कर सकते हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज सब मेरे पीछे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं कि यस यू आर असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमांडेंट एंड these वर्ड्स। बट ऐसा भी टाइम था जब मैं अकेले बैठ कर रोता था कि am I capable enough? Did I do a mistake of not taking the placement from the IIT? या मैं प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को नहीं आजमा रहा हूँ, ये गलती तो नहीं कर, क्योंकि मेरे साथ के लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया, वो सक्सीड कर रहे हैं। टीचिंग में इवन कोई 50 lakhs पर एनएम कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। तो तब मुझे खुद पे डाउट होता था कि ये जो मार्क्स है, ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, इज इट ट्रूली रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ? ये है भी तेरे, ये डिग्री है भी तेरी। लेकिन आज लग रहा है कि यस वो सब मेरा ही था, दैट वाज नॉट माय टाइम, दिस इज माय टाइम एंड
यस नाउ दिस इज योर टाइम एंड दैट इज द ओनली रीजन कि भाई सबको आपको सब जो लोग हैं, देखिए स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो आपको अकेले ही करनी पड़ती है, और जितना ज्यादा आप अकेले स्ट्रगल करेंगे उतना ज्यादा जल्दी उस स्ट्रगल से बाहर आके लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। आपने बोला कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट में मिला, कईयों को फोर्थ में मिलता है, कईयों को सेकंड में मिलता है, कईयों को फर्स्ट में भी मिलता है, राइट? तो फर्स्ट में मिलने वाले हैं गगनदीप भारती, यंग लड़का है भाई, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता है, आईएमए में रिकमेंड हो गया वो लड़का, और 85 रैंक उसका सीएपीएफ में भी आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? तो स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का भी एग्जाम्पल है, सेकंड अटेम्प्ट वाले का भी एग्जाम्पल है, थर्ड अटेम्प्ट वाले का भी एग्जाम्पल है, और फोर्थ अटेम्प्ट सुधांशु झा उसका भी एग्जाम्पल है। और उसकी तो स्टोरी ही एक ऐसी स्टोरी है जिसमें स्ट्रगल, फेलियर, 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 एंड में जाके एक सक्सेस। तो मतलब स्टूडेंट्स के सामने हर किसी के हर कोई एग्जाम्पल सामने है, आपको सबकी बातों को फॉलो करना है और मेक श्योर करना है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज वांटेड। आपने भी सोचा बट आपको थर्ड अटेम्प्ट लगा, क्योंकि टाइम वैसा नहीं था। जब टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल होता है ना? तो एनीथिंग, वैसे तो आपने मोटिवेट कर ही दिया स्टूडेंट्स को, एनीथिंग लास्ट 2 वर्ड्स आप बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? बस सर, आप करते रहो। हाँ जी, आज आप मतलब डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है कि आज जी। सक्सेस नहीं मिली या कल मिलेगी, या कल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये प्रिपरेशन ऐसी है सर, आपको एक अच्छा इंसान जरूर बना देगी। हाँ, आप कुछ इस काबिल जरूर बन जाओगे कि आप लोगों को अपनी थॉट प्रोसेस आगे दे सको yes. कि एक इंडिया को क्या चाहिए, गुड सिटीजन, और आप इस प्रिपरेशन के थ्रू वो बन सकते हो। और जिस दिन आप गुड सिटीजन बन गए या एक अच्छे इंसान बन गए, उस दिन आप कुछ ना कुछ बेस्ट कर जाओगे अपनी लाइफ में। चलो ठीक है, ये नहीं तो कुछ और सही, लेकिन आप अच्छा करोगे। जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, जस्ट प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, और कभी भी सेकंड ऑप्शन या बैकअप प्लान के बारे में थॉट्स मत लाओ। जब जिस चीज को कर रहे हो उसको परफेक्टली करो, नहीं हो तो शिफ्ट हो जाओ। वो कहते हैं ना कि शूट फॉर द मून यू मे फॉल ऑन द स्टार। तो आपने लक्ष्य को ऐसा रखो कि अच्छा हो, एंड देन सब अलमाइटी पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। बिल्कुल, सब अच्छा होगा, और आप अच्छे तरीके से पढ़िए और बढ़िया तरीके से तबीयत से अपने फिजिकल मेंटल लेवल का ध्यान रखिए, और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करके ही यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, और अपना जो वाई है उसको जरूर फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि दैट वुड बिकम योर फ्यूल टू मेक श्योर कि आप कंटिन्यू अपनी जर्नी को रखें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे जरूर, और थैंक यू दुष्यंत, आपसे भी, और मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।